गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि वैद्युत क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड पर बना दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में ये बताना है कि किस केस में वैद्युत बल रेखाएं संभव हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 में ये बताना है कि किस केस में वैद्युत बल रेखाएं संभव हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से। इससे पहले वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है आखिर पहले हमें जानना पड़ेगा। पहली बात, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक, ठीक है, वक्र होती हैं, काल्पनिक वक्र होती हैं, जो सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश से समाप्त होती है। काल्पनिक वक्र होती हैं, ठीक है, सीधा और सरल भी हो सकती हैं। दूसरा यहाँ लिख सकते हो वक्र, या सरल भी लिखा जा सकता है, सरल भी हो सकती है। ठीक है, काल्पनिक वक्र होती हैं या ऋज रेखीय या सरल भी हो सकती हैं। ये सदैव धन आवेश से निकलकर, ये सदैव धन आवेश से निकलकर, ये सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ये सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ये एक तरह का काल्पनिक ऋज रेखीय सरल वक्र है। काल्पनिक ऋज रेखीय सरल वक्र है, ठीक है, इस तरह कहा जा सकता है। और सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत बल रेखाएं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तीसरा ये बताया जा सकता है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव एकांक धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। वैद्युत बल रेखा की दिशा सदैव एकांक धन आवेश, क्या कहा जा सकता है? एकांक धन आवेश की चलने की दिशा में होती है। चलने की दिशा में, ये हमारी वैद्युत बल रेखाओं दिशा में होती है। ये हमारी वैद्युत बल रेखाओं की कितनी परिभाषाओं में शामिल है कि वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक ऋज रेखीय वक्र होती हैं, जो सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं। ठीक है, इसकी दिशा सदैव एकांक धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। इसकी दिशा सदैव एकांक धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। ये हमारे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक ऋज रेखीय बंद वक्र नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र का मतलब यह है कि जहां से चले फिर वहीं पर समाप्त हो जाए, तो इसे हम बंद वक्र कहते हैं। बंद वक्र का मतलब होता है कोई भी रेखा अगर कहीं से चल रही है, प्रारंभ हो रही, वहीं पर आकर अगर समाप्त हो जाए तो उसे बंद वक्र कहते हैं। जबकि यहाँ वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से निकलकर ऋण पर समाप्त होती है, कभी भी ऋण से वापस धन की ओर नहीं आती है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। जब हम चुंबकत्व वाला लेसन या चुंबकीय प्रभाव वाले लेसन में पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वे चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पे समाप्त होती हैं और चुंबक के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। जबकि यहाँ पर क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक ऋज रेखीय सरल वक्र है। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक ऋज रेखीय सरल वक्र है। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक ऋज रेखीय सरल वक्र है, जो सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और इसकी दिशा सदैव एकांक धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। इसको आप नोट रख कर लीजिए। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, हमने क्या बताया है? वैद्युत बल रेखाओं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ वैद्युत बल रेखाओं के गुण बता दें, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर में ये इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें ये बताना है कौन सा चित्र सही है, कौन सा चित्र गलत है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अब इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण में अगर हम पहुंच जाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में चले, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से निकलकर ऋण पे समाप्त होती है, तो पहले ही बताया जा चुका है। और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर, तो ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें क्या वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर जा रही हैं? हाँ, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो यहाँ पर चूंकि वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर नहीं दिखाई जा रही हैं, इसलिए ये चित्र सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। हम क्या ले सकते हैं? ये सही नहीं है, क्या है? गलत है। जबकि इसमें क्या है? वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबोत बाहर की ओर नहीं, इसलिए ये गलत है। जबकि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं धन से तो निकलकर ऋण पे तो समाप्त हो रही है, लेकिन वापस फिर ऋण से धन की ओर जा रही है। जबकि क्या बताया गया कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से केवल ऋण पर ही समाप्त होती हैं, जबकि यहाँ पर देखिए बनाया गया ऋण से धन की ओर भी बनाया गया है, इसलिए ये भी गलत है। चित्र संख्या 2 भी गलत है, इसको भी हम कह सकते हैं गलत है। ठीक है, पहला गलत है क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अभिलंबोत बाहर की ओर होनी चाहिए, जैसा कि इस चित्र में नहीं दिखाया गया, कहीं टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया। जबकि इस चित्र में वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण पर फिर ऋण से धन की ओर दिखा दिया गया। तो ऋण से धन की ओर कभी भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर नहीं निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से ऋण की ओर जाती है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किधर से किधर जाती है? धन से ऋण की ओर जाती है, तो इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, अब इस चित्र में चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह सकते हैं सही है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही, धन से निकल रही हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में चूंकि प्लस प्लस है तो न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है, मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं। अगर एक धन होता है एक ऋण होता तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकल कर माइनस पे यानी कि ऋण पे समाप्त हो जाती। जब दोनों धन है तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और दूर दूर हट जाएंगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रल यानी कि ये सही है। ये हमारा चित्र संख्या क्या है? सही है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 में चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर वैद्युत बल या प्लस ये माइनस बनाएंगे, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से तो निकल रही है और माइनस पे क्या हो रही है? समाप्त। लेकिन बीच में ये कुछ गोला रिंग टाइप में बना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। यहाँ पर ये बनाने की कोशिश की कि वैद्युत बल रेखाएं बंद, जबकि आपको पीछे परिभाषा में बताया गया कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती बल्कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ध्यान रखना है, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती बल्कि चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसको आप नोट कर लीजिए इस तरह से। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इसको भी हम रॉन्ग लिख सकते हैं, गलत लिख सकते हैं। केवल हमारा 3rd वाला केस सही है, बाकी हमारा सब क्या है? गलत है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ये केवल सही नहीं क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कल के अभिलंबोत बाहर की ओर होती है, जबकि यहाँ क्यों गलत है? क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं को देखो ऋण से धन की ओर दिखाया गया है, ऋण से धन की ओर, जबकि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, कभी भी माइनस से प्लस की ओर नहीं जाती हैं। फिर से समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, प्लस से निकलती है, माइनस पे क्या होती है? समाप्त होती है। कभी भी माइनस से प्लस पर समाप्त नहीं होती, तो ये भी गलत है। जबकि यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश की? वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सदैव प्लस से माइनस पे जाके समाप्त होती, कभी भी माइनस से प्लस की ओर नहीं आती। बंद वक्र का मतलब जहां से चले वहीं पर फिर वापस आकर समाप्त हो। तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं चूंकि बंद वक्र नहीं बनाती, इसलिए ये भी गलत है। यह केवल क्वेश्चन नंबर हमारा चित्र संख्या 3 सही है, बाकी सब क्या है? गलत। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, क्योंकि निकालकर हम कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में आपको बता दें ताकि ये सब और क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, सॉरी वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये टॉपिक चल रहा है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन सिरे से निकलकर, धन आवेश से निकलकर ऋण पर समाप्त होती है। धन आवेश से निकलकर, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड इंडेड टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है और नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होती है? एंड होती है। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बल्कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, इट डज नॉट मेक द क्लोज लूप। ये कहा जा सकता है इट डज नॉट मेक द क्लोज लूप। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ना ही चुंबकीय बल रेखाएं। फिलहाल हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुण में क्या आएगा? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए क्यों, रीजन व्हाई, ऐसा किया जाए कि व्हाई क्यों नहीं काटती, तो अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती थी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर दो वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखा पहली है और ये दूसरी वैद्युत बल रेखा है, और किसी बिंदु पर मान लीजिए ये पॉइंट O है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दे, कट कर गई। अगर दो वैद्युत बल रेखाएं मान ले रहे हैं कि काट रही हैं, तो अगर काट रही हैं तो उस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है? देखिए, अगर वैद्युत बल रेखाएं सीधी है, अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या है? सीधी है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखा की दिशा में होगी। बात क्लियर समझ लीजिए। अगर वैद्युत बल रेखाएं सीधी या सरल है या रिज रेखी है या स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा होगी, उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाओं को हम सरल रेखाओं में ड्रा कर रहे हैं। लेकिन अगर वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार आकृति, वक्र के फॉर्म में हम बना दें, कुछ इस तरह से बना दें, मतलब वो सरल ना होकर वक्र के फॉर्म में हो गई। ठीक है, तो वहां पर आखिर में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? किसी भी, अगर हम वैद्युत बल रेखाओं को वक्राकार बना रहे हैं, तो चूंकि इस वक्र पर बहुत सारे बिंदु हम खींच सकते हैं, तो मान लीजिए हमें इस बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगानी है। इस वक्राकार वैद्युत बल रेखा के बिंदु A पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगानी है। तो इस वक्राकार वैद्युत बल रेखा के बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उस बिंदु पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, मतलब स्पर्शी ड्रा कर लेते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगानी होती है, उस बिंदु पर हम क्या खींच लेते हैं? स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, और जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसे समझ लीजिए, अगर वैद्युत बल रेखाएं सरल ना होकर, रिज रेखीय ना होकर, स्ट्रेट लाइन ना होकर, वक्र के फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में हो, वक्र हिंदी शब्द है, कर्व उसका इंग्लिश वर्ड है, अगर कर्व के फॉर्म में हो, तो कर्व पर किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा कर्व के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। जैसे एक ये वक्राकार वैद्युत बल रेखा है, अब इस बिंदु, इसके हमें बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगानी, तो उस बिंदु पर हम क्या खींचेंगे? टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होगा, स्पर्श रेखा होगा, वहां पर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। मान लीजिए हमें दूसरा बिंदु B, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगानी, तो वहां पर हम दूसरा टेंजेंट ड्रा कर लेंगे।
इस तरह से अगर वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार हैं, अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वक्राकार हैं, तो उस पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा होगी। ठीक है, तो उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है, सरल रेखा है या रेखीय है, तब उस पर आपको टेंजेंट ड्रा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में टेंजेंट जाएगा। इसलिए सरल रेखा है तो वैद्युत बल रेखा की दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन अगर वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार हैं मतलब सरल रेखीय नहीं है, तो उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार मान लीजिए हमने दो वक्राकार वैद्युत बल रेखाएं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट खींच सकते हैं। यानी कि इस बिंदु पर एक टेंजेंट इधर ड्रॉ हो जाएगा और इस रेखा के अंदर इस बिंदु पर टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वक्राकार है, दो वैद्युत बल रेखाएं जो वक्राकार है, एक 1 है एक 2 है, और उसे कटान बिंदु O पर हमने जो टेंजेंट ड्रा किया, दो टेंजेंट ड्रा किया, T1 टेंजेंट ड्रा किया, T2, दो स्पर्श रेखा, एक T1 एक T2। इस तरह से बिंदु O पर दो टेंजेंट मिल रहा है, इसका मतलब दो डायरेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है इस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा, या तो T1 के डायरेक्शन में होगा या तो T2 के डायरेक्शन में होगा। क्या किसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र संभव है? मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कोई ऐसा रीजन है जहां पर दो देश के कानून लागू होंगे? भाई या तो क्षेत्र किसी, मान लीजिए कोई क्षेत्र या तो इंडिया के अधिकार में रहेगा या तो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अगर इंडिया के क्षेत्र में है तो इंडिया का कानून लगेगा, और अगर पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है तो पाकिस्तान। तो कुछ इसी तरह से है, अगर कोई पॉइंट किसी भी बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र संभव है, दो वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो हम कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, यानी कि उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। इस बात को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम अभी इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की सघनता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। ऐसा कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की सघनता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं हमेशा वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। अगर वैद्युत बल रेखाएं कहीं पर कम है तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। यानी वैद्युत बल रेखाओं की सघनता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे अगर कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए पास है, कुछ इस तरह से हमने बना दिया, और कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं दूर है, तो इसका मतलब जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर हम इस पॉइंट में यहाँ पर ए पॉइंट ले लें और यहाँ पर बी पॉइंट ले लें, और आपसे पूछा जाए बताइए कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बेटे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, बताइए ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, या इस तरह से EB इज ग्रेटर देन EA, या EA इज ग्रेटर देन EB, या EA इक्वल टू EB, या नन ऑफ दिस। चार को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बन गया। ठीक है, हमने यहाँ पर पहला रीजन लिया जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास है, हमने दूसरा रीजन लिया जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर है, और पहले जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास है वहाँ पॉइंट ए ले लिया है, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर है वहाँ बी ले लिया। अब ये बताना है कि बिंदु EB का मतलब बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, EA का मतलब बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, बिंदु B की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है कि बिंदु A की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, कि दोनों बराबर है?
तो पीछे अभी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की सघनता मतलब नंबरिंग ज्यादा होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मतलब सघनता पास पास जितनी ज्यादा होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो केस फर्स्ट में आपको क्लियर है कि वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं, उतने ही क्षेत्र में यहाँ पर 1 2 3 4 वैद्युत बल रेखाएं, उतने ही क्षेत्र में यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं 3 है। इसका मतलब बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, कम है। इसका मतलब हमारा ई ए ज्यादा हो जाएगा और ई बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन से निकलकर ऋण पर समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तीसरा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों नहीं काटती, काटती तो कटान बिंदु पर हम एक दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसका मतलब उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा जो कि संभव नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाओं की सघनता वैद्युत बल रेखाओं की संगनता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब जहां पर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं कम होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया, इसको हम थोड़ा सा अभी रेस्ट में रहेंगे। अगला पांचवा, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक मतलब कंडक्टर में होकर नहीं गुजर सकती, नहीं पास हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। ये कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर से चालक से पास नहीं हो सकती है। ठीक है, हाँ, अचालक मतलब परावैद्युत पदार्थ से पास हो सकती हैं जबकि चालकों से वैद्युत बल रेखाएं पास नहीं। उसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन बनाई गई कि ये वैद्युत बल रेखा दिखाया गया है और यहाँ पर चालक दिखाया गया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या बताया जाए कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी चालक से पास नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की गई, वैद्युत बल रेखाएं चालक में से होकर गुजरती हुई दिखाई गई। इसलिए ये संभव सही नहीं है, ये गलत है। जबकि यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की, वैद्युत बल रेखाएं यहाँ है, फिर बीच में चालक है, कंडक्टर है और फिर बाद में वैद्युत बल रेखा। इसका मतलब वैद्युत बल रेखा यहाँ निकली फिर बाहर निकल गई, यानी कि वैद्युत बल रेखा इसमें से पास नहीं हो रही है। यानी कि ये वाला हमारा क्या है, सही है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहता है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी कंडक्टर में से होकर पास नहीं हो सकती हैं, गुजर नहीं सकती। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखाने की कोशिश की गई, वैद्युत बल रेखाएं इस चालक में से पास हो रही जबकि इसमें नहीं पास हो रही है। तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं चालक में से नहीं गुजर सकती। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक बात और, इस चालक से नहीं पास होने का मतलब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर वैद्युत बल रेखा किसी चालक में से होकर नहीं पास हो रही, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर क्या होगा, शून्य होगा। इसी एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने किया था। उन्होंने क्या काम किया, एक लोहे का पिंजरा बनवाया, ठीक है, और उस पिंजरे के अंदर स्टूल रख कर बैठ गए और उस पिंजरे को उन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। उस लोहे के पिंजरे को हाई वोल्टेज सोर्स से क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जब उस पिंजरे को हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया तो जो आवेश था वो सतह पर ही रह गया। बात समझिए, जो आवेश है उसके सरफेस पे रह जाता है, क्योंकि कंडक्टर में से चालक में से नहीं पास हो पाता है। तो इस तरह से आवेश जो है सतह पर रह गया और पिंजरे के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं बना, मतलब कोई भी पिंजरे के अंदर वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास हो पाई और वह सुरक्षित रह गए। इसी चीज को प्रयोग को दिखाने के लिए कि आवेश हमेशा केवल सतह पर रहता है, किसी भी चालक की सतह पर रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वैद्युत क्षेत्र किसी चालक में से होकर पास नहीं हो सकता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में जब हम कार से चलते हैं या किसी गाड़ी से तो उसके शीशे बंद कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि अगर आकाशीय बिजली मान लीजिए अचानक आपकी गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर गिर जाए, अगर आकाशीय बिजली बरसात के मौसम में अचानक आपकी गाड़ी कार के ऊपर गिर जाए तो अगर आप कार की
खिड़कियां खुले हुए हैं तो वहां पर वो क्लोज वक्र नहीं बन पाएगा, खुला ओपन बन जाएगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र आपकी कार में से होकर गुजर जाएगा और आपकी जान जा सकती है। लेकिन जब अगर कार की खिड़कियां या गाड़ी की खिड़कियां को आप बंद कर देंगे तो वो एक तरह का बंद वक्र बन जाएगा और वैद्युत बल रेखाएं यानी कि चालक की तरह व्यवहार करेगा और उस चालक में से उस बंद वक्र में से वैद्युत बल रेखाएं पास नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हम बरसात के दिनों में खिड़कियों को बंद करके चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आकाशीय बिजली से बचने के लिए, जिससे कि अगर आकाशीय बिजली आपकी कार के ऊपर गिरे तो वो एक तरह का बंद वक्र का काम करे और वैद्युत बल रेखाएं आपकी कार में से होकर पास न हो जाएं और आप सुरक्षित रहें। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए ताकि ये वाला क्वेश्चन पोर्शन हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अक्सर हम डेरिवेशन में जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं कि या तो एक समान वैद्युत क्षेत्र रहता है या तो असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र है क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र में अंतर क्या है? और ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका मेरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र। तो ये कुछ इस तरह से फिगर है। चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3, चित्र संख्या 4, चित्र संख्या 5। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। इसकी क्या टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र में अंतर क्या है। किस तरह से हम एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक शब्द है एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब वो होता है वह वैद्युत क्षेत्र जहां पर परिमाण व दिशा सर्वत्र एक ही, जहां पर परिमाण हर जगह समान हो और दिशा एक ही हो। वह वैद्युत क्षेत्र जहां पर सब जगह परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड समान हो और दिशा क्या हो, एक ही हो। वह वैद्युत क्षेत्र जहां पर परिमाण समान और दिशा क्या होती है, एक ही होती है। आप ये लिख सकते हैं, वह वैद्युत क्षेत्र जहां परिमाण एक समान व दिशा एक ही होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या हो, एक ही हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। जबकि असमान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है,
असमान वैद्युत क्षेत्र, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है या तो परिमाण असमान हो, या तो परिमाण असमान हो, असमान हो, असमान हो, या दिशा, दोनों में से कोई एक या दोनों, या दिशा या फिर दोनों। वह विद्युत क्षेत्र जहां पर परिमाण असमान है, जिसके विभिन्न बिंदुओं पर परिमाण असमान है, या दिशा असमान है, या दोनों असमान है, तो ऐसे क्षेत्र को हम असमान विद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वह विद्युत क्षेत्र जहां पर या तो परिमाण असमान है, या तो दिशा असमान है, या दोनों, जहां पर मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, या फिर डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है, या दोनों अगर अलग अलग है, तो ऐसे फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ लीजिए। और जहां पर परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, जिस क्षेत्र में सब जगह मैग्नीट्यूड यानी कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा एक ही है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र है क्या, इसमें अंतर क्या है। जहां पर परिमाण और दिशा, जहां जिस क्षेत्र में परिमाण हर जगह समान होगा और दिशा एक ही होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। जहां पर सब जगह परिमाण अलग अलग होगा, या कुछ बिंदुओं पर परिमाण अलग अलग होगा, और या फिर दिशा अलग अलग हो, या दोनों अलग अलग हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम असमान वैद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, बात समझ लीजिए। अब चित्र के माध्यम से हम कैसे समझेंगे? चित्र के माध्यम से हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक तीर के द्वारा डिनोट करते हैं। पहली बात आप समझ लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाओं को एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं को तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर द्वारा व्यक्त करने का मतलब क्या है? तीर की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा और परिमाण का दोनों होना आवश्यक है। तो हम वैद्युत बल रेखाओं को एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीर की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और वैद्युत बल रेखाओं के बीच का अंतराल उसके परिमाण को डिनोट करता है। ये तीर की दिशा है, तीर की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये इनके बीच का जो अंतराल है, ये परिमाण को डिनोट करता है। किसको डिनोट व्यक्त करता है? परिमाण को। तो जहां पर अगर वैद्युत बल तीर के अगर इन वैद्युत बल रेखाओं के बीच का अंतराल बराबर है, मतलब वहां परिमाण भी बराबर होगा, और दिशा अगर एक ही है तो दिशा भी एक ही है। जैसे चित्र संख्या 5 में देखें तो यहाँ पर अंतराल हम लगभग बराबर बनाने की कोशिश किए हैं। अगर कम ज्यादा हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के बीच का जो अंतराल है ये समान है। यहाँ पर चित्र संख्या 3 में देखिए कि पहले पास पास है, फिर दूर दूर है, तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं के बीच का अंतराल समान है। इसका मतलब यहाँ पर परिमाण क्या कहा जा सकता है? परिमाण इक्वल है, परिमाण समान है, इक्वल है, इक्वल है। जबकि यहाँ पर परिमाण क्या है? नॉन इक्वल है। क्या है? नॉन इक्वल है, मतलब परिमाण असमान है। परिमाण क्या है? असमान है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर परिमाण, ये क्या बताया गया? एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए बताया गया जहां पर परिमाण दिशा दोनों समान हो। तो परिमाण ही अगर असमान हो गया, इसका मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं हो गया, एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र हो गया, असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया, असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया। क्यों? क्योंकि समान के लिए तो दोनों चीज बराबर होना चाहिए, परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशा भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है कि वैद्युत बल रेखाओं के बीच का अंतराल बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र एक जैसी होगी, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता समान होगी। दिशा भी एक ही दिशा में, ध्यान से देखने में सरल रेखीय है, अगर सरल रेखीय है तो उनकी दिशा भी एक ही होगी। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता का परिमाण सब जगह और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही, इसलिए इसको कह सकते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जबकि ये क्या है? इसमें दिशा तो एक ही है, सब एक ही दिशा में जा रहा है, जबकि परिमाण अलग अलग है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं पहले पास पास है, दूर दूर है, इसलिए इसमें कह सकते हैं दिशा तो सेम है, लेकिन परिमाण अलग अलग होने की वजह से ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाएगा। चित्र संख्या
फर्स्ट में देखिए इसमें क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के बीच का अंतराल तो बराबर बराबर बनाया गया है, लेकिन वक्राकार बनाया गया। तो वक्र और सरल रेखा में ये अंतर है कि अगर आप सरल रेखा बनाएंगे तो इसका मतलब वहां पर उस अगर वैद्युत बल रेखाओं को सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाए तो इसका मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है। जबकि वक्राकार अगर बनाया जाए तो इसका मतलब उस वक्र पर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वक्राकार की स्थिति में हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि वक्र पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं और वहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इनकी दिशा अलग अलग होगी। इसलिए इस पार्ट में, पहले वाले पार्ट में वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो अलग अलग होगी लेकिन परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं परिमाण समान है, परिमाण समान है किंतु दिशा अलग अलग, किंतु दिशा अलग अलग, किंतु दिशा अलग अलग, अलग अलग। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र वाले केस में चला जाएगा। ठीक है, अगर वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार है तो वहां दिशा अलग अलग होगी, आपको ये ध्यान रखना है। अगर वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखीय हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, मतलब समान होगी। यहाँ भी ध्यान से देखने की बात है, यहाँ पर वक्राकार भी है और उनके बीच का अंतराल क्या है, पहले कम है फिर क्या हो गया ज्यादा। इसका मतलब यहाँ परिमाण भी असमान है। क्या है, परिमाण असमान व दिशा भी असमान, व दिशा भी असमान, दोनों ही असमान। इसलिए ये भी किसमें चला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र, किसमें चला जाएगा, असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आपको दो बातें याद रखना है। एक तो वैद्युत बल रेखाओं के बीच का अंतराल समान होना चाहिए और वो कैसी होनी, सरल रेखीय होनी चाहिए, तभी आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अदरवाइज किसी भी केस में वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होंगी, मतलब और वो असमान वैद्युत क्षेत्र में चली जाएगी। तो कैसा होना चाहिए, उनके बीच अंतराल समान होना चाहिए और निज रेखीय होना चाहिए। अगर वो वक्राकार हो जाएगा तो वहां पर दिशा अलग अलग हो जाएगी। जैसे पहले केस में क्या है, उनके बीच का अंतराल तो समान है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर है किंतु दिशा अलग अलग है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाएगा, मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के बीच का अंतराल भी पहले पास पास है फिर दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ परिमाण भी असमान है और वक्राकार होने के कारण यहाँ पर दिशा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। थर्ड वाले केस में वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखीय तो जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ दिशा तो एक ही है। थर्ड केस में वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखीय तो जा रही, मतलब उनकी दिशा तो एक ही है, लेकिन पहले पास पास है वैद्युत बल रेखा फिर दूर दूर है, इसका मतलब पहले वैद्युत बल रेखाओं की सघनता ज्यादा है, मतलब तीव्रता ज्यादा है, और बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जा रही है, इसका मतलब यहाँ परिमाण असमान है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड असमान है, अनइक्वल है, इसलिए ये भी असमान वैद्युत क्षेत्र में चला जाएगा। तो चित्र संख्या 4 में देखने की जरूरत है। इसमें क्या है, इसमें भी वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, यानी कि यहाँ हम जो बता रहे हैं दूरी भी अलग अलग है, परिमाण भी असमान है और दिशा भी। ये भी किसमें चला जाएगा, असमान वैद्युत क्षेत्र में चला जाएगा, क्योंकि दिशा असमान है। दिशा क्या है, असमान, दिशा असमान। केवल चित्र संख्या 5 ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में आएगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच का अंतराल भी समान है और रिज रेखीय। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र में अंतर है, इसको आप कॉपी में बना लीजिए और इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करा दे रहे हैं, हल कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर डेरिवेशन में एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र के बारे में आता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र है क्या। यही चीज हमारा चुंबकीय क्षेत्र वाले लेसन में भी लागू होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में भेजिए, ताकि मेरा भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो हम बाद में कल आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आज टाइम लग रहा है, ज़्यादा हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।